नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली तस्वीर आपको महाकुंभ मेले की दिखाएंगे, जहां हजारों लाखों की संख्या में लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज मेले का 18वां दिन है, लेकिन बावजूद लोगों की आस्था कम नहीं हो रही। लगातार लोगों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब तक आज सुबह 10 बजे के आंकड़ों की बात करें तो 82.90 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। वहीं महाकुंभ में अब तक श्रद्धालुओं की बात करें तो 28 करोड़ 41 लाख से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धालुओं ने इंतजामों पर खुशी जताई है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। मैं इस वक्त मैं मौजूद हूं और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से संगम नगरी पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच मौसम में जो बदलाव हुआ है वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, काफी ज्यादा यहां पर कोहरा हो रहा है, काफी ज्यादा फॉग हो रखा है, विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। बस कुछ ही मीटर की दूरी पर लोग दिखाई दे पा रहे हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा फॉग होने की वजह से कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु की रफ्तार है बाहर निकलने की वो भी धीमी हो गई है, क्योंकि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन बावजूद इसके कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। मौनी अमावस्या के बाद आइए बात करेंगे श्रद्धालुओं से और जानेंगे कि आज आस्था की डुबकी लगाने के बाद उन्हें कैसा अनुभव हो रहा है, और जो श्रद्धालु जाने वाले हैं संगम में स्नान के लिए उनसे भी जानेंगे उनका अनुभव क्या है और वो क्या कहना चाहते हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम राजस्थान डिडवाना से आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? नहा लिया आपने? बहुत अच्छा लग रहा है, नहा लिए। आपको कैसा लग रहा है? कहाँ से आई? मैं राजस्थान डिडवाना से आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा है, नहा के बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं बिहार के जम्मू जिले चकाई से आया हूँ और हम लोग 3 जने हैं और यहाँ आकर डुबकी लगाकर बहुत अच्छा लगा। और ऐसा हम समझते हैं कि 144 साल के बाद एक ऐसा मुहूर्त आया, ऐसा समय आया कि यहाँ पे करोड़ों करोड़ लोग यहाँ पे आके डुबकी लगा रहे हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ की सरकार योगी जी को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी बड़ी भीड़ में भी इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने करवाई है। और मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि इस भीड़ में आप संयम से अपना काम लें, किसी के अफवाह में ना रहें। और अगली बड़ी खबर भी महाकुंभ मेले से जुड़ी हुई है, आपको बताएंगे। आपको बता दें कि कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं और इसके मद्देनजर 4 फरवरी तक मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि 4 फरवरी तक किसी भी तरह की गाड़ियों के अंदर जाने पर रोक लगा दी गई है। और इतना ही नहीं, वीवीआईपी पास भी अब 4 फरवरी तक कैंसिल रहेंगे। वीवीआईपी स्टार और स्कॉट की गाड़ियों के काफिले पर भी रोक लगा दी गई है। सिर्फ बाइक, एम्बुलेंस, नगर निगम और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अंदर जा सकेंगी। रास्ते को भी वन वे कर दिया गया है और एक रास्ते से आए श्रद्धालुओं को स्नान के बाद दूसरे रास्ते से भेजा जाएगा। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाली 4 गाड़ियों की शहर में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ मेले में अब 4 फरवरी तक किसी भी तरह की गाड़ी पर रोक लगा दी गई है, उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ की घटना घटी थी, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से ये बड़ी जानकारी दी जा रही है। ये निर्णय लिया गया है, दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मेले क्षेत्र में किसी भी तरह की गाड़ी की अनुमति पर रोक लगा दी जाए। यहां तक कि वीवीआईपी और वीआईपी पासेस को भी अंदर नहीं जाने की अनुमति दी जाएगी। स्कॉट की गाड़ियां भी अंदर नहीं जा सकती है और इसी के मद्देनजर सिर्फ 2 व्हीलर, एम्बुलेंस और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। और इसी बीच आपको महाकुंभ से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर बताएंगे, जहां डीजीपी और साथ ही साथ मुख्य सचिव पहुंचेंगे। आज इस पूरी घटनाक्रम को लेकर जायजा लेंगे कि आखिर ये घटना हुई कैसे, किस वजह से भगदड़ मची। मुख्य सचिव और डीजीपी हादसे की वजह तलाशने आज प्रयागराज पहुंचेंगे। मेला क्षेत्र के कुछ अफसरों को बुलाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम की सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और दोपहर 12 बजे तक अफसरों के प्रयागराज पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। 3 फरवरी को स्नान को लेकर भी रणनीति तैयार की गई है। मेला प्राधिकरण और कई और बड़े निर्णय ले सकता है। फिलहाल आज से महाकुंभ क्षेत्र की व्यवस्था में 5 बड़े बदलाव किए गए हैं।
और देखिए, महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमराई हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से बस अड्डों पर बड़े बड़े निर्देश लिखे गए हैं कि आप यहां से नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बड़े बड़े बैनर लगाकर दूसरे विकल्पों की जानकारी भी जरूर दी गई है। प्रयागराज का सबसे बड़ा बस स्टेशन है सिविल लाइंस। सिविल लाइंस से महाकुंभ का क्षेत्र बिल्कुल पास में है, लगभग 7 किलोमीटर के आसपास। लेकिन सिविल लाइंस जो बस स्टेशन है उसको बंद किया गया है पिछले कई दिनों से। प्रशासन की तरफ से ये फैसला किया गया था और इसके पीछे कारण ये है कि अगर शहर के अंदर बसें आएंगी तो ट्रैफिक जाम लगेगा। जो पैदल जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं आगे बढ़ते हैं जाने के लिए, दर्शन करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, तो उनके लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल तमाम लोग जो मुसाफिर हैं यहाँ से निकलना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इस तरीके का पोस्टर लगाया गया है जिसमें ये बाकायदा लिखा हुआ है सिविल लाइंस बस स्टैंड बंद है और बेला, कछार, झूसी और नेहरू पार्क से जो दूसरी गाड़ियाँ हैं, बसें वहाँ से मिल सकती हैं। तो फिलहाल लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि यहीं से बस मिलेगा, लेकिन फिर यहाँ से उनको लौटना पड़ रहा है। एक दिन पहले ही जिस तरीके से हादसा हुआ प्रयागराज महाकुंभ के अंदर, उसके बाद सरकार की तरफ से और भी कई पाबंदियां लगाई गई हैं जिससे कि कम से कम इसको व्हीकल जोन किया जाए। इसको पूरी तरीके से नो व्हीकल जोन किया गया है महाकुंभ क्षेत्र को, और यहाँ तक कि प्रयागराज शहर के अंदर भी कई गाड़ियां प्रतिबंधित हैं। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ रवि सिंह, प्रयागराज, न्यूज़ 18 इंडिया। और देखिए, महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और अब वो सीधे रामनगरी यानी कि अयोध्या पहुंच रहे हैं और वहां पर रामलला के दर्शन के लिए भी करोड़ों की संख्या में लोगों का आगमन हो रहा है, जिसकी वजह से बड़े बड़े होल्डिंग एरिया बनाए गए। श्रद्धालुओं को लाइन में लगाकर मंदिर परिसर में एंट्री करवाई जा रही है। हर जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि हर रोज 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं। जो हमारे संकेतक लगाए गए हैं उनको देख के सुगमता से बिना किसी धक्का मुक्की के श्रद्धालु मंदिर तक पहुंच सकते हैं। पुलिस का जो पुलिस की ड्यूटीज लगी हैं वो जो गाइड कर रहे हैं उसमें सहयोग करें और बड़ी संख्या में हर दिशा से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। इसमें आप देख रहे होंगे हम गोंडा ब्रिज के पास खड़े हुए हैं। गोंडा ब्रिज के उस तरफ गोंडा जिले ने बड़ा एक होल्डिंग एरिया बनाया है, वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होकर लोग वहाँ से लगातार आ रहे हैं। बढ़ते आगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 77वीं पुण्यतिथि है और इसके मद्देनजर खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे और वहां उन्हें पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया है। आपको बता दें कि उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही साथ रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महात्मा गांधी की आज 77वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बापू की समाधि राजघाट पर जाकर पीएम मोदी ने उन्हें नमन किया है। पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देश की राजधानी दिल्ली से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजघाट की ये तस्वीरें हैं जहां बापू के 77वीं पुण्यतिथि पर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि पर बापू की समाधि पहुंचकर पीएम मोदी ने आज उन्हें नमन किया है। और देखिए, बापू की पुण्यतिथि के मौके पर पटना में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। पटना के गांधी घाट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपिता को नमन किया और इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने भी गांधी घाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पटना के गांधी घाट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपिता को नमन किया है। इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने भी गांधी घाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीरें देश राजधानी पटना की हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ कई गणमान्य लोग वहां पर मौजूद हैं जो बापू की इस पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे, उन्हें नमन कर रहे हैं। और इसी बीच बढ़ते अगली खबर की ओर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मधेपुरा के दौरे पर रहेंगे। मधेपुरा में आज उनकी प्रगति यात्रा पहुंचेगी जहां वो
करोड़ों की योजनाओं की सौगात तो देंगे ही साथ विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। तो मधेपुरा में आज सीएम की प्रगति यात्रा है। विकास कार्यों का जायजा लेंगे सीएम नीतीश कुमार। उदा-किशुनगंज अनुमंडल के चौसा प्रखंड में सीएम का मुख्य कार्यक्रम होना है। पॉलिटेक्निक कॉलेज और खेल मैदान का उद्घाटन होगा। बुधमा में नए दूध कारखाने का शिलान्यास। अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। सीएम की प्रगति यात्रा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर है और इसी कड़ी में आज वो मधेपुरा के चौसा पहुंचेंगे, जहां पे तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई। इस वक्त पॉलिटेक्निक कॉलेज जिसका उद्घाटन करेंगे और इसके अलावा भी कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान पूर्णिया और कटिहार के बाद आज मधेपुरा पहुँचने वाले हैं और इस दौरान वो कई विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे और लगातार इस दौरान क्या कुछ सरकार की जो योजनाएँ चली हैं वो जमीनी स्थिति उसकी क्या है उसकी भी जानकारी लेंगे और इसके अलावा फिर अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी करेंगे और उस समीक्षा बैठक के बाद मधेपुरा को क्या कुछ सौगात मिलने वाला है उसकी भी घोषणा करेंगे। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मधेपुरा के चौसा की, जहां पे कई सारे स्टॉल बने हैं और उस स्टॉल को मुख्यमंत्री देखेंगे और जो लाभुक है उन्हें सरकारी योजना का लाभ भी देंगे। तो तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और उसके बाद जीविका दीदियों से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संवाद स्थापित करेंगे। तो मुख्यमंत्री के इस दौरे का आज मधेपुरा आखिरी दिन है और जिसे लेकर तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, मधेपुरा। और बीपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द कराने को लेकर पहले से ही अभ्यर्थी अपनी मांगों पर अड़िग है और एक बार फिर से वो एक बड़ी योजना बना रहे हैं। धरना प्रदर्शन के मद्देनजर बीपीएससी अभ्यर्थियों की तरफ से गर्दनीबाग में एक बार फिर से राज्य भर के अभ्यर्थियों का जमावड़ा हो रहा है। आज पटना में छात्रों का महाजुटान हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि राज्य भर से छात्र इसमें शामिल होंगे। न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। अभ्यर्थियों का धरना आज भी जारी है। बीपीएससी परीक्षा का विरोध कर रहे थे, रद्द कराने की मांग कर रहे थे। इसी बीच बीपीएससी अभ्यर्थियों का तो जो धरना है वो जारी रहा। एग्जाम भी हुआ और अब पीटी का रिजल्ट भी आ गया है। ऐसे में बीपीएससी अभ्यर्थियों का महाजुटान आज पटना में होने वाला है और उसकी तस्वीर भी यहाँ नजर आ रही है। गर्दनीबाग में इन्होंने आह्वान किया था कि आज 30 जनवरी को महाजुटान होगा। लाखों की संख्या में छात्र आंदोलन करेंगे। सिर्फ बीपीएससी नहीं, अन्य छात्र भी इनका सहयोग करने आज पटना पहुंचेंगे और उसकी तस्वीर नजर आने लगी है। एक एक करके जो छात्र हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। अभी भी रिजल्ट आने के बाद भी बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की इनकी जो मांग है उस पर ये अडिग है। क्या नाम है? मैम मेरा नाम वर्षा हुआ। रिजल्ट आ गया, एग्जाम हो गया, अभी भी आपकी मांग? मैम रिज़ल्ट आ गया वो तो मानते हैं, पर वो रिज़ल्ट तो हम लोग का शुरू से ही था। अगर ये नहीं होता तो हम 18 दिसंबर से हम लोग सारे जितने भी हमारे भाई बंधु बहन हैं हम लोग लड़े, लाठी चार्ज खाएँ, एफआईआर हुआ, सारे चीज़। हम सरकार का भी आग्रह किए, सरकार का भी वेट किए। मैं कई बार सीएम सर को भी इनवाइट की, इवन टू दही चूरा पे भी मैंने उनको बोला। अभी भी उम्मीदें हैं, ऐसा नहीं है। बट देखिए गार्जियन जब ज़्यादा सख्त हो रहे तो हमें भी अंतिम लड़ाई तो लड़नी है। अंतिम लड़ाई लड़नी है। क्या लगता है आज अंतिम लड़ाई है? देखिए अंतिम कोई कहना ये नहीं होगा कि अंतिम उस दिन होगा जिस दिन बिहार को हम संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बनाए हुए संविधान सम्मत व्यवस्था को यहाँ पे स्थापित कर देंगे। ये लड़ाई सिर्फ री एग्ज़ाम के लिए अब नहीं रही, लड़ाई हो गई है कि इस जो दीमक लगी है हमारे सिस्टम में उस दीमक के पेस्ट कंट्रोल की। ये लोग आज महाजुटान कर रहे हैं। यहाँ अभी धरना स्थल पर जो छात्रों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। पीटी का रिजल्ट आने के बाद भी इनकी मांग अभी भी वही है। साफ तौर पे कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं, अपनी मांग को रखना चाहते हैं। जो एग्जाम हुआ है उसे रद्द किया जाए, इनकी मांग मान ली जाए और इसी के मद्देनजर आज छात्रों का जो महाजुटान है वो पटना में हो रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और इसी बीच बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताएंगे, जहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के एक हॉस्टल पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है, जिसके बाद से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, मामले की जांच पड़ताल जारी है। यूनिवर्सिटी के ठक्कर बप्पा हॉस्टल के सामने सुबह सुबह असामाजिक तत्वों ने कई राउंड फायरिंग की है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। 3 दिन पहले भी इसी हॉस्टल के छात्र और पीजी के छात्रों के बीच सरस्वती पूजा के चंदा को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद भयंकर झड़प हुई थी। उसमें कई छात्र घायल हुए थे और अब वहीं पर गोलीबारी होने से छात्र डरे सहमे हैं। यूनिवर्सिटी थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर यह घटना हुई है।
आज सवेरे मॉर्निंग में क्या हुआ है, हम लोग तो सोए हुए थे, गेट पे देखिए 10-15 राउंड फायरिंग चला है। 10-15 राउंड फायरिंग हुआ है। हाँ, पीछे भी हुआ है अभी। हम लोगों की यही गलती कि हम लोग दलित हैं, हम लोगों को चलने का अधिकार नहीं है, रहने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है। यहाँ का डीएमएसपी कुछ नहीं कर रहा है। विश्वविद्यालय थाना इसके पास में हॉस्टल नंबर 3 है, उसके गेट के ऊपर फायरिंग हुई है और 3 राउंड फायरिंग की गई है। गेट के ऊपर ही हुई है, कोई घायल नहीं है उसमें, और आगे हम कार्रवाई कर रहे हैं। बीते दिनों भी सरस्वती पूजा को चंदा को लेकर विवाद हुआ था। चंदा को लेकर 2 पक्ष में विवाद हुआ था, तो उसमें आपस में कुछ बताया गया था, तो उसके लिए सबने पीड़ित का आवेदन लेकर उस पर एफआईआर कर दी गई थी। और अगली खबर आपको राजधानी पटना के दानापुर इलाके से बताएं, जहां बेटा में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार कर रहे लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है और पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑनलाइन जुआ और सट्टा में शामिल लोगों पर कार्रवाई की गई है। डोमनिया पुल के पास से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ऑनलाइन जुआ और सट्टे का अड्डा बेटा थाना क्षेत्र से महज 700 मीटर की दूरी पर चल रहा था। मौके से पुलिस ने मोबाइल और कई दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस मोबाइल के डेटा की जांच लगातार कर रही है। पता लगाने की कोशिश चल रही है कि इस अवैध धंधे में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। बेटा थाना अंतर्गत डोमनिया पुला के पास में कुछ लोगों के द्वारा जो है सो ऑनलाइन जुआ जिसे गेसिंग कहा जाता है वो खिलवाया जा रहा है। सूचना मिलते ही तो इस पर एक टीम बनाकर के रेड करवाया गया था। तो घटनास्थल से 5 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जो ऑनलाइन जुआ जिसे गेसिंग कहते हैं खिलवा रहा था। और अगली खबर आपको समस्तीपुर के पटोरी से बताएंगे, जहां पुरानी रंजिश में मां और बेटी पर जोरदार हमला किया गया। तलवार से हमला किया गया, जिससे ये दोनों ही बुरी तरह जख्मी हो गए। फिलहाल उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है, इलाजरत हैं। और देखिए कैसे पड़ोसी ने उनके ऊपर तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में मां बेटी को गंभीर रूप से चोट आई। दोनों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। मां और बेटी पर हमले का वीडियो सामने आया, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि तलवार से मां बेटी पर वार किया जा रहा है। पीड़ित ने यह बताया कि उसका पड़ोसी के साथ पहले से विवाद चल रहा है। घर में मां और बेटी को अकेला पाकर पड़ोसी ने धारदार हथियार से उस पर वार कर दिया। सूचना मिलने के बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। आपकी अम्मी को क्या चीज से मारा है? तलवार से सीधे काट दिया है, जान से मारने की कोशिश किया था। तो हम लोग को पकड़ लिया था और हम लोग को घेर लिया था और कपड़ा पटक दिया था हम लोग। और अगली खबर आपको मोतिहारी से बताएं, जहां न्यूज़ 18 की खबर पर बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि पानी की टंकी में जहर मिलाने को लेकर पहले ही न्यूज़ 18 ने बहुत प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, लेकिन शिक्षकों की तत्परता के बाद एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्कूल में सुरक्षित नहीं थी पानी टंकी। असामाजिक तत्वों ने पानी की टंकी में जहर डालने का काम किया था, लेकिन स्कूल के छात्र और शिक्षकों की तत्परता से बड़ी घटना होने से टल गई। इस खबर के चलाए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आई और जिला प्रशासन ने सभी सरकारी स्कूलों की पानी टंकी को साफ करने के निर्देश दिए हैं। इस बार टंकी को भी कहीं न कहीं हम लोग सेफ्टी प्रदान करेंगे, क्योंकि हमारे विद्यालय मुख्य रूप से 1 मंजिला या 2 मंजिला है। इसके अलावा बहुत ऊंची इमारत नहीं रहती है और उस पर आसानी से रात्रि में चढ़ा जा सकता है या रात्रि में इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है। तो हम लोग टंकी को निश्चित रूप से सेफ करने के लिए हम लोग एक कमेटी बनाते हैं इंजीनियर की, और इंजीनियर से हम लोग प्रस्ताव लेते हैं कि किस तरह से हम लोग टंकी को सेफ कर सकते हैं ताकि इस घटना को आगे रोका जा सके। और अगली खबर आपको झारखंड के बोकारो से बताएं, जहां मैया सम्मान योजना में बहुत बड़े फर्जीवाड़े की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि यूसुफ नाम के एक व्यक्ति के अकाउंट से 95 बार आवेदन देने की बात सामने आई। नाम और पता अलग अलग है, लेकिन खाता एक ही है। मामला सामने आने के बाद डीसी ने जांच के आदेश दिए हैं। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए। मैया सम्मान योजना में भारी गड़बड़ी का पता चला है। बताते चले कि बोकारो में 95 बार एक ही बैंक खाता नंबर दर्ज कर अलग अलग नाम से किया गया है मुख्यमंत्री सम्मान योजना के लिए आवेदन। इसका खुलासा बोकारो की उपायुक्त की जांच के बाद पता चला है। वहीं अगर बात करें तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जब भौतिक सत्यापन शुरू हुई तो 11,200 आवेदन बोकारो जिले में फर्जी पाए गए हैं।
जिसकी जांच भी अब शुरू हो चुकी है। बताते चलें कि पलामू के जिले के डाल्टनगंज मेदिनी नगर जो इलाका है उसके सीएससी से यह पूरा आवेदन किया गया है। वहीं अगर बात करें तो बोकारो जिले के चास नगर निगम क्षेत्र से 67 बार एवं गोमिया प्रखंड से 28 बार आवेदन किया गया है। पलामू जिले के डाल्टनगंज के मोदी नगर स्थित सीएससी वीएलआई जो है सुमित कुमार के आईडी से यह पूरा जो आवेदन है वो समर्पित किया गया है। वहीं अगर बात करें तो बैंक खाता जो है वो इंडसलैंड बैंक का है और खाता नंबर भी एक ही है। वहीं अगर बात करें तो इस जो आवेदन करने वाले का जो नाम है वो बंगाल का नाम रहने वाला यूसुफ है। अब बोकारो जिला प्रशासन इस मामले की जांच शुरू कर दी है और इसको लेकर पूरे राज्य में अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि को जो डिलीवर किया जा रहा है उस पर सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि राज्य सरकार का यह महत्वपूर्ण योजना थी, महिलाओं को सशक्त बनाने की योजना थी। लेकिन जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा सामने आया है हम कह सकते हैं कि यह योजना भी अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने लगी है। अब देखना यह है कि इस मामले की पूरी तरह से किस तरह से जाँच की जाती है और संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाती है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और देखिए फिटजी कोचिंग सेंटर के बंद हो जाने पर सियासत काफी तेज हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस इस पर अपनी राय रख रही है तो बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि बच्चों का भविष्य अंधकारमय कर दिया गया है और ऐसे में इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जानी चाहिए। ये फिटजी स्वाभाविक तौर पे यहाँ बंद हुई है और हमें ये लगता है कि यह जांच का विषय है कि कितने छात्रों का पैसा उनके पास लंबित है, कितने छात्रों का पैसा वो अभी रखे हुए हैं। स्वाभाविक तौर पे किसी भी इंस्टीट्यूट में छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं और अगर कोई भी इंस्टीट्यूट छात्रों को अगर इस प्रकार का अगर ठगने का काम करेगा कि राज्य में अगर छात्रों से एडमिशन का पैसा ले ले, पढ़ाई का पैसा ले ले और अचानक ये कह दे कि हमारा इंस्टीट्यूट इस राज्य में बंद हो गया, क्यों बंद हो गया, इसके पीछे भी उनको फिटजी के जो भी डायरेक्टर हैं उनको बताना पड़ेगा। इस तरह राज्य के छात्रों का भविष्य को आप अंधकार में नहीं रख सकते हैं और स्वाभाविक तौर पे हम सरकार से मांग भी करेंगे कि ऐसे इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई हो। एक प्रकार से कहा जाए कि परेशान करने वाली खबर है और जो छात्र इसमें कोचिंग कर रहे होंगे उनके अभिभावक के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि ये कोई 1000-2000 रुपए में ये पढ़ाई नहीं कराते हैं। ये कोचिंग संस्थान लाखों में पैसे लेते हैं। इसलिए जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा, जिनकी क्लासेज बीच में बंद हुई है, वो छोटे मोटे घाटे में नहीं होंगे, बड़े घाटे में है वो। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।